दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंस्ट्रू क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर आपको वर्णमाला की प्रैक्टिस कराऊंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं वर्णमाला चैप्टर आपको पूरा कवर करा चुकी हूँ, तो आज यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। एक चीज़ मैं आपको पहली क्लास से बोलती आई हूँ कि जितना ज़्यादा ज़रूरी किसी चीज़ को पढ़ना होता है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। क्योंकि आप प्रैक्टिस से जान पाएंगे कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो आपका कितना तैयार है एंड किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, एंड आप इन क्वेश्चन के थ्रू नए क्वेश्चन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप जो है उन क्वेश्चंस के आंसर करें। नए क्वेश्चन को जो आपने फॉर्म किया है वो आपके परीक्षा में भी काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला की प्रैक्टिस। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, स्वर, व्यंजन या फिर वर्ण। ये चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहली क्लास में कि जब कभी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाए तो आंसर आपका होगा वर्ण। तो आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आंसर बदल जाता है। जब कभी भी आपकी भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाती है तो आपका आंसर होता है ध्वनि। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, कहलाते हैं। आजकल आपकी परीक्षाओं में स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कि आपसे इस तरीके का दे दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी किसकी है। आपको बताना है कि क्या ये प्रॉपर्टी आपकी स्पर्श व्यंजन की है, अर्धस्वर की है, ऊष्म व्यंजन की है या फिर आपके द्विगुण व्यंजन की है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि द्विगुण इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। हम लोग जो यहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये MS वर्ड पर पढ़ा रही हूँ। तो MS वर्ड पर होता क्या है, कई बार जो है ऑटो करेक्ट हो जाता है और कुछ मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर द्विगुण इस तरीके से लिखा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे। मैंने अपना बर्तनी जो वाला जो चैप्टर है वो कभी भी अलग से नहीं पढ़ा। मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें मैं पढ़ती थी उसी में मैं ढूंढती थी कि ऐसे इस वर्ड को इस तरीके से लिखा जाता है, इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है। तो मेरे तैयार हो गए थे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैंने यही किया था। तो आप लोगों को ध्यान देना इन सब छोटी चीज़ों पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपको बताना है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो आप लोग एक लाइन देखिए कि जिसमें लिखा है कि हवा जो है आपकी, हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। क्या करती है? स्पर्श मात्र करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी स्पर्श व्यंजन की है। किसकी है? स्पर्श व्यंजन की है। स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कई बार हमसे दूसरे नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आपका पूरी तरीके से खुला रहता है, यानी कि मुंह पूरी तरीके से खुला रहता है, उन्हें कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़िए। ऑप्शन है आपके समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर। पहले तो ये जान लेते कि समृद्ध स्वर और विवृत स्वर हमारे किस में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मुख आकृति के आधार पर आपके स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर एंड विवृत स्वर। तो मैंने क्या बताया था, ये आपकी मुख आकृति के आधार पर है। क्या है? मुख आकृति के आधार पर स्वर। ठीक, इनको आपको याद रखना है। अब बात आती है कि अग्रस्वर और मध्य स्वर किस में आते हैं। तो आपके जिह्वा के आधार पर आपके जो स्वर है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कि स्वरों के उच्चारण में मुंह जो है आपका पूरे तरीके से खुला रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो होते हैं आपके विवृत स्वर होते हैं। क्या होते हैं? विवृत स्वर होते हैं। अब विवृत में आता कौन है? तो विवृत में आता है बड़ा आ। आप लोग बड़ा आ का उच्चारण करिए, बड़ा आ। तो आ आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो मुंह है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। तो ये आपका विवृत स्वर में आता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि छोटा आ और बड़ा आ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही आपने कभी ये क्वेश्चन पहले देखा हो। तो आप लोग नर्सरी क्लासेस में आए हैं, यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें अवश्य मिलेंगी और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ नया मिले। मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और आपके जो ये मोटिवेशन भरे कॉमेंट्स होते हैं वही मुझे उत्प्रेरित करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ नया करूँ। सो थैंक यू सो मच कि आप इतने अच्छे कॉमेंट्स मुझे करते हैं और आगे भी ऐसे ही कॉमेंट्स करते रहिएगा, मैं मोटिवेट होती हूँ। सो थैंक यू सो मच। अब क्वेश्चन पर आते हैं बिना कुछ बात किए हुए। आपसे पूछा गया है कि छोटा आ और बड़ा आ है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके स्वर, अल्प प्राण, सघोष, स्वर, महाप्राण, अघोष, स्वर, स्पर्शी व्यंजन, अघोष, केवल स्वर। अब ये चीज़ तो आपको पता है कि आपके हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी बताई थी, मैंने आपको स्वरों की संख्या 11 बताई थी। इन 11 स्वर में आपके छोटा आ और बड़ा आ आते हैं। सो यहाँ पर आपका एक तो आपने कंफर्म कर लिया कि आपके छोटा आ और बड़ा आ स्वर तो हैं, देखिए स्वर तो आपके हैं और स्वर वाला जो है ना आपके सभी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो अब आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को अभी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए अभी, ठीक है। अब जब मैंने आपको अल्प प्राण बताया था तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अल्प प्राण के लिए। क्या बताई थी आपको? अगर याद होगा, आपने क्लासेस अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा कि अल्प प्राण में मैंने बताया था कि यहाँ पर अल्प में आपको रख देना है ऑड नंबर, यहाँ पर रख देना है। ऑड का मतलब है 1 होता है और 3 होता है और 5 होता है, यानी कि 1 3 5। फिर आपका अल्प प्राण आ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आपको अंतस्थ कर देना है। क्या कर देना है? अंतस्थ कर देना है। और आ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आपको छोटा आ और बड़ा आ ले आना है, ठीक है। ये हो गया आपके अल्प प्राण, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो अल्प प्राण में आपका छोटा आ और बड़ा आ रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका अल्प प्राण भी होगा। क्या होगा? अल्प प्राण भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये आपके सघोष हैं या फिर अघोष हैं, ठीक है। अभी हम पहले और दूसरे ऑप्शन में ही डूबे हुए हैं, ठीक है, हम बाद में देखेंगे इनको। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये आपके सघोष हैं या फिर आपके अघोष हैं, ठीक है। अब जब बात आती है आपके घोष की या आपके सघोष की, तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था घोष में या फिर आपके सघोष में। आपको अगर याद होगा तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको घोष में या सघोष में बताया था कि 345 प्लस आपका यहाँ पर अंतस्थ आया था। क्या आया था? अंतस्थ आया था। इन सब की ट्रिक भी बताई है मैंने, पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि सभी के सभी स्वर आपके जो हैं घोष में आते हैं। सो यहाँ पर आपका ये क्या होगा? ये आपका घोष यानी कि सघोष होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ क्या है? आपके छोटा आ और बड़ा आ आपके स्वर भी हैं, अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं। दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? अगर नहीं आया है तो कॉमेंट में पूछ लिया करिए। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वर्णमाला कहते हैं, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्णमाला के बारे में, बट अब यहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से सोचना है, ठीक है, कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को या शब्द समूह को। तो जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो आपकी वर्णमाला है जो आप लोग पढ़ते हैं तो वो क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे वो है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। मैंने ये चीज़ें आपको सारी पढ़ाई हुई हैं जब मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे। कौन से बताए थे? का, चा, टा, ता और पा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने याद रखा था मैं वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताती हूँ। अब जैसे आपने कहा का, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर बोला चा, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर बोला टा। ऐसे नहीं करना है आपको, एक फ्लो मेंटेन करना है आपको। का, चा, टा, ता, पा। तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये वर्ग हमारे एक साथ आ रहे थे। मैंने क्या बताया था आपको? का, फिर मैंने आपको बताया था चा, फिर मैंने आपको बताया था टा, फिर यहाँ पर ता और फिर यहाँ पर पा वर्ग आया था, ठीक है। ये आपका वर्ग था, ठीक, वर्ग। यहाँ पर आप लोग वर्ग, यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दे रही, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो का वर्ग है ना, इसका उच्चारण स्थान, का वर्ग में आपके जितने भी वर्ण आएंगे वो आपके क्या हैं? इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। चा वर्ग में आपके जितने भी वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? टा वर्ग का मैंने आपको बताया था मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य होता है, ठीक है, मूर्धन्य। फिर मैंने आपको ता वर्ग बताया था।
ता वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने क्या बताया था, धनत्य बताया था। क्या बताया था, धनत्य बताया था, ठीक है। वहीं पा वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने आपको क्या बताया था, तो पा वर्ग का मैंने आपको ओष्ठ बताया था। क्या बताया था, ओष्ठ बताया था, ठीक। इतनी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी तो याद आ ही रही होंगी। तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियाँ आपसे पूछा गया है, कंठ ध्वनियों में क्या आता है, का वर्ग आता है। तो यहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है, अब हमें का वर्ग पर फोकस करना है। तो का वर्ग में मैंने आपको क्या क्या बताया था, का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। ये आपके आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्या है, ये आपके जो वर्ण आपको दिए गए हैं ये आपके किस में आते हैं, ये आपके कंठ ध्वनिया में आते हैं। इसीलिए आपका का और खा देखिए मैच हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें फिर से इसीलिए बता रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा से बताने में, बस मैं ये चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपका क्वेश्चन परीक्षा में अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये कर लीजिएगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि मैं ये जो पढ़ा रही हूँ आपको MS वर्ड पर पढ़ा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आप जो है टाइप करते हैं और नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, उच्चारण कर लीजिएगा। क्या, उच्चारण, ठीक। अब आपको बताना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर आपकी मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। अभी अभी मैं आपको ऊपर बताकर आई हूँ, जब आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि जो टा वर्ग है आपका, टा वर्ग मैंने आपको बताया था, टा वर्ग जो है इसमें जितने भी आपके जो व्यंजन हैं वो आते हैं, वो ही आपके क्या होते हैं, वो आपके मूर्धन्य होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो मूर्धन्य व्यंजन में आपका टा वर्ग आता है। टा वर्ग में आपका क्या क्या आता है, टा आता है, ठा आता है, रा आता है और ये आता है और आपका क्या आता है, ना आता है, ठीक है। तो इनको आप लोगों को देख लेना है। तो इसमें आपका क्या क्या मैच हो रहा है, ये आपका मैच हो रहा है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सी हैं। अल्प प्राण के बारे में आपसे पूछा गया है, तो अल्प प्राण मैं आपको बता देती हूँ। तो आप लोगों को याद होगा मैंने अल्प प्राण के लिए जो ट्रिक बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अल्प प्राण का बताया था मैंने, ऑड लिख लेना है, ठीक है। आ से अल्प ऑड लिखना है आपको 1 3 5, और आ से क्या होता है, अंतस्थ होता है, और आ से क्या होता है, आ से ही आपका छोटा आ होता है और आपका बड़ा आ होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अल्प प्राण में आपका इतना चीज़ें जो है आती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अब ये देखना है कि 1 3 5 में क्या आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 3 5 में आपका क्या आता है, तो आप लोग यहाँ पर मैच कर लेंगे आसानी से, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है चा आता है, जा, फिर यहाँ पर इया आता है, टा, ता, ता, ना, पा, बा, मा आता है, ठीक है। ये वा लिखा हुआ है, इतनी चीज़ें हैं। अंतस्थ में क्या आता है, अंतस्थ में आपका आता है या, रा, ला और वा आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग मैच कर सकते हैं आसानी से कि आपका अल्प प्राण कौन से होंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि का और गा आपका स्पष्ट रूप से मैच हो रहा है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। आपको नासिक्य व्यंजन यहाँ पर बताना है। जब आपको मैंने स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन बताए हुए थे, तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका 5th वाला वर्ग है, जो मैंने आपको 5th कॉलम बताया हुआ था, वो क्या बताया था, मैंने आपको नासिक्य व्यंजन बताया था, जिसमें आपका क्या क्या था, मैं यहाँ पर फिर लिख देती हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आपको जो लास्ट वाला जो वर्ग बताया था मैंने, मतलब लास्ट वाला जो कॉलम था वो क्या था आपका, ना और मा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अंगा, इया, णा और ना और मा आपके क्या थे, ये नासिक्य व्यंजन थे। ये आपका लास्ट वाला था, ये 5th था। इसके पहले क्या था, 1 2 3 और 4, ये आपको मैं बता चुकी हूँ सारी चीज़ें, ठीक। तो ये 5th वाले को क्या कहा था मैंने, इस 5th वाले को कहा था मैंने नासिक्य व्यंजन कहा था, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। तो नासिक्य व्यंजन में आप लोग मैच करिए क्या 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 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, सिर्फ ये यहाँ आ रहा है। सो दैट्स वाई आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो आपसे पूछा गया है कि आपका ये जो ए और ए आपके वर्ण क्या कहलाती हैं। तो आपको बताना है कि ए और आई आपके क्या वर्ण कहलाते हैं। तो नासिक्य हैं, मूर्धन्य है, कंठ हैं या फिर तालव्य हैं। ए और आई के बारे में आपसे पूछा गया है।
तो आपके जो ए और अ होते हैं ये आपके कंठ तालव्य होते हैं। क्या होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, ये होते हैं आपके कंठ और तालव्य होते हैं। ठीक है, कंठ तालव्य इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो आपकी किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि कंठ तालव्य में आते हैं आपके ए और अ आते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको स्वर बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको कवर कराई हुई थी। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयुग्वाह वर्ण कौन से हैं। आपको अयुग्वाह बताना है कि आपके इनमें से अयुग्वाह वर्ण कौन से हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अयुग्वाह में आपका अंग आता है और हा आता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि शा, शा, उषा आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और आपका है स्पर्श संघर्षी या फिर वर्गीय व्यंजन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता चुकी थी कि आपका शा ये आपका कौन सा मतलब किस उच्चारण स्थान इसका क्या है। नेक्स्ट वाला जो शा है इसका आपका उच्चारण स्थान क्या है, और सा का उच्चारण स्थान क्या है। ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। तो मैंने बताया था कि आपके ये तीनों जो सा होते हैं वो क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों सा आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन, इन ऊष्म व्यंजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन को ही हम लोग कहते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार परीक्षाओं में कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपके जो वर्ण हैं उनके नीचे एक छोटी सी बिंदी लग जाती है, जैसे आपका का है इसके नीचे छोटी सी बिंदी लगा दो, खा है इसके नीचे छोटी सी बिंदी लगा दो, गा है इसके नीचे छोटी सी बिंदी लगा दो, फा है तो इस तरीके से जैसे फजल लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ बिंदी लगा देते हैं। तो ये जो है इनको हम लोग नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच होता है? सिर्फ इन्हीं दो में आपका जो है बिंदी लगा हुआ, इनमें आपका नहीं लगा, इनमें नहीं लगा, इनमें नहीं लगा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। आपको बताना है कि घोष वर्ण इनमें से कौन सा है। देखिए, अगर आपने रिवीजन किया होगा तब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब घोष वर्ण को हमने आपको क्या बताया था? घोष वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष। सघोष में क्या आया था आपका? 345 आया था, 345 था ये। ठीक है, 345 प्लस आपका यहाँ पर क्या आया था? सभी के सभी स्वर, स्वर और आपका हा, और आपका क्या आया था? और आपका अंतस्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि इतनी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? इतनी चीज़ें आपकी घोष या सघोष में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैच करना है। तो यहाँ पर तो आपका कुछ इस तरीके से दिया नहीं गया है, स्वर तो इनमें से कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है आपका, यहाँ पर सारे के सारे व्यंजन दिए गए हैं, हा भी नहीं है। ठीक, अब आपको अंतस्थ पर जाना है। अंतस्थ में क्या आता है आपका? मैंने बताया था अंतस्थ में आता है या, रा, ला और वा। अब देखिए ये भी नहीं मैच हो रहा है, तो अब आपका ये 345 पर ही आपको जाना होगा, देखना होगा कि आपके 3, 4 और 5 में आपका कौन सा वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर 3, 4, 5 वर्ग में कौन से थे लिख के दिखा देती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा और आप मैच कर पाएंगे। ठीक है, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आपका क्या था? यहाँ पर आपका गा था, घा, और यहाँ अंगा था। ठीक है, फिर क्या था? यहाँ पर जा था, और यहाँ पर झा था, और फिर यहाँ पर इया था। ठीक है, इस तरीके से आपको मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ ऑलरेडी। दा, धा, और यहाँ पर ना था। फिर यहाँ पर क्या था? बा, भा और मा था। सही लिखा ना? मैच कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर घोष वर्ण ढूंढना था, तो कौन सा आपका यहाँ पर वर्ण मैच हो रहा है? अब आप लोग मैच कराइए, इसमें क्या मैच हो रहा है आपका? तो सिर्फ और सिर्फ आपका माँ जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये जो ध्वनियाँ हैं आपको बताना है कि ये किसकी ध्वनियाँ हैं? संस्कृत भाषा की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो ये जो ध्वनियाँ हैं जिनमें नीचे बिंदी लग जाती है, अभी मैं आपको बताई हूँ, ये आपकी अरबी फारसी की हैं। किसकी हैं? अरबी फारसी की हैं। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 50, 51, 52 या 53।
तो जो हिंदी में वर्णों की संख्या है वो आपकी 52 होती है, याद रखिएगा 52 होती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्वरों की संख्या होती है 13, 11, 33 या फिर 12। स्वरों की संख्या पूछी जा रही है, ध्यान से पढ़िएगा स्वर। अब देखिए स्वरों की संख्या जो है ना बहुत ज़्यादा विवादित रहती है। कई बार आप लोग 11 पढ़ते हैं, कई बार आप लोग 13 पढ़ते हैं, कई बार आप लोग 10 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको टिप्स दे देती हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, ठीक है। जब कभी भी सामान्य स्थिति में स्वर पूछे जाएं तो सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या 11 होती है। मैं लिख देती हूँ, सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होगी, ठीक है। जब कभी भी आपसे स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए, अगर क्वेश्चन यही लिखा हो, सामान्य स्थिति तो नहीं लिखा होगा, स्वरों की संख्या पूछी जाए, तब आपका आंसर क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की कुल संख्या आपकी 13 होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आंसर दीजिएगा, 13 होती है, ठीक है। अब बात आती है कि शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, ठीक है, स्वरों की संख्या, तो शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या आपकी 10 मानी जाती है। याद रखिएगा ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जहाँ पर भी आपने नोट्स बनाए हों इस तरीके से लिख लीजिएगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि सामान्य स्थिति में स्वर पूछे जाएँ तो आपका 11 होगा, स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए 13 होगी, और अगर आपका शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूछे जाएँ तो आपका 10 होगा। सो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 11 आंसर सही होगा। जब कुछ भी मेंशन नहीं हो तब आपको 11 आंसर टिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार लोग 13 टिक कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त या अर्धस्वर। मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका एक संयुक्त स्वर होता है। क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब बात आती है कि ये आपका छा जो है आपका बनता कैसे है, यानी जो छतरी वाला छा है ये कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया था ये आपका का प्लस सा से बनता है। किससे, का प्लस सा से बनता है। ये का पर हलंत रहता है। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, का पर हलंत रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ये संयुक्त स्वर होता है। अब आपसे पूछा गया है कि हिंदी शब्दकोश में छा में का क्रम किस वर्ण के बाद होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मैं को कट कर लीजिएगा, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। आपका क्वेश्चन होगा हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ रट नहीं पाएंगे। अब मैंने आपको पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जो छतरी वाला छा है ये आपका क्या है, ये आपका एक संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देखिएगा, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अब ये संयुक्त व्यंजन है तो आपका ये मैंने बताया था किस किस से मिलकर बना होता है। ये का से बना होता है, का, इसमें हलंत रहता है और शा, ठीक है। जब कभी भी हिंदी शब्दकोश की बात की जाती है तो हिंदी शब्दकोश में आपका जो छा का क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है, ये आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश जो होता है, जैसे आप हिंदी की डिक्शनरी देखते हैं उसकी बात की जा रही है, तो उसमें आप लोग कभी भी छा जो वर्ण देखना होगा आपको छतरी वाला, तो का के बाद आप लोग देखेंगे। किसके बाद, का के बाद। तो यहाँ पर आपका जो छा छतरी वाला आता है ये का के बाद आता है। किसके बाद, का के बाद आता है, याद रखिएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था। अब कभी पूछ लिया जाए कि हिंदी शब्दकोश में इसके पहले क्या आएगा, तो इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले ऑब्वियस सी बात है का ही आएगा। क्या आएगा, का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ज्ञा किस वर्णों की संयोग से बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो ज्ञा है ये आपका एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो ये कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। ये जो आपका ज्ञा है ये कैसे बनता है, मैंने आपको जो बताया था वो बनता है जा प्लस आपका इया से। तो जा प्लस इया आपका किस में दिख रहा है, आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको हलंत लगा लेना है। तो आपका ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। बिना हलंत का अगर दिया होगा तो आपका बहुत गलत होगा। ये चीज़ आप समझिएगा, हलंत यहाँ पर चाहिए ही होता है जब कभी भी हम लोग संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक रखे थे मैंने।
अब बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रैक्टिस सेट दूसरा मिलेगा, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए नैन्सी क्लासेस पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।